हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मैं आपके लिए लाया हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग पूरी देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहली मेरे पास आपके लिए खबर है कि यूपी पुलिस द्वारा पूर्व सैनिक पिटाई, रायबरेली से ये खबर निकल के आई है। तो देखिए, ये जो केस आ रहे हैं, ये मतलब देखा जाए तो रोज़ाना सी ऐसी खबर आती है कि कहीं पर पूर्व सैनिक को वहाँ पर पुलिस द्वारा मतलब टॉर्चर किया गया, या फिर मतलब उसकी पिटाई करी गई, या फिर पूर्व सैनिक के परिवार वालों को, या फिर वर्तमान सैनिक के परिवार वालों को ऐसा की मतलब करा कुछ। तो देखिए, ये जो वीडियो जो आम पब्लिक अगर देख रही है तो मैं देखो उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा हमको जो सैनिक हैं उनका सम्मान, जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो जनरल व्यक्ति है, उससे थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो देश की सेवा करके आए हैं और वर्तमान में भी उनके पास एक पूर्व सैनिक का पद है। आप ये ना समझें कि उन्होंने जब जॉब किया है तभी उनकी अहमियत थी। आज भी उनके पास अहमियत है, क्योंकि सरकार आज भी उनको पेंशन के रूप में गिनत कर रही है कि ये हमारे सैनिक रहे हैं, सम्मान राशि दे रही है। तो एक तरीके से फौजी जो हैं उनका जो समाज में सम्मान भी होता है। ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं है, हर एक व्यक्ति एक सम्मान की नज़र से देखता है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आप लोगों को देखो, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी अपनी गरिमा को बना के रखना चाहिए, और ज़्यादा उसमें अपना उसमें मतलब एक तरीके से प्राउडी होके कोई संकल्प या फिर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कानून तो सबके लिए है। जो अराजक तत्व हैं, जो लोग बदतमीज़ हैं, उनके लिए भी पुलिस है, प्रशासन है, और एक सैनिक के लिए भी है। समाज में हर एक वर्ग को जो न्याय देता है वो उसके लिए क्या गठन किया है, ये पुलिस को इसीलिए गठन किया है कि वो न्याय संगत न्याय दे। लेकिन अगर कहीं भी मतलब मान लीजिए अनुचित न्याय हो रहा है या असमानता दर्शाई जा रही है, तो वहाँ पर सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को एकजुट रहना चाहिए। तो रायबरेली में ये एक अच्छा कदम उठाया गया है कि वहाँ पर पूर्व सैनिकों ने मिलकर अपनी एकता दिखाई है और विपक्ष को अच्छी तरीके से तगड़ा जवाब दिया है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे ही सबको एकजुट होकर रहना चाहिए सैनिक समाज को। फिक्स मेडिकल अलाउंस, देखिए फिक्स मेडिकल अलाउंसेज जो हैं वो किन को मिलते हैं? उनको मिलते हैं जिनके यहाँ पास में ECHS या पॉलीक्लिनिक सेंटर नहीं होते हैं, उनके लिए होता है आपका ये फिक्स मेडिकल अलाउंस FMA, ठीक है ना। तो जो अलाउंसेस होते हैं, ये भत्ते होते हैं, तो ये क्या मिलता है? 1000 रुपये महीने। अब मेरे को एक बात बताइए, वो बात में सही है कि जब है नहीं तो फिर मरता क्या न करता, 1000 भी बहुत है। 12,000 रुपये से क्या पूरी दवाई या चार्ज मतलब उसका जो भी है, कहना चाहिए कि जांचें वगैरह, ये सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। तो पहली बात तो आप जिनको पैसा दे रहे हो 1000 रुपये महीने, उसको मैं ये सरकार से कहूँगा कि उसको 3000 रुपये महीने कम से कम किया जाए, जिससे कि 36,000 रुपये साल में जाएँ, तो जो सीनियर सिटीजन हैं वो कम से कम अपना इलाज करा सकें, टेस्ट वगैरह करा सकें। पहली बात। दूसरी बात, अब 2003 के बाद में तो जो रिटायर होके आ रहे हैं तो उनको तो यहाँ पर ज़रूरी हो गया है कि वो कार्ड बनाएंगे, तो उनको तो FMA मिलने से रहा। और जिनके यहाँ पर बिल्कुल ही सुविधा नहीं है तब उनको FMA मिलता है। और मेरे को तो मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो मेरा तो ओपिनियन ये है कि आप लोगों को FMA न लेकर अपना कार्ड ही बनवाना चाहिए। चाहे दूर है, बेशक दूर चले जाओ, लेकिन FMA मत लो। जिससे यह है कि कम से कम जो सुविधा मिलेगी तो उससे आप वंचित नहीं रहोगे। तो ये मेरा एक अपना एक सुझाव है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बहुत जगह लापरवाही के कारण, जो ECHS पॉलीक्लिनिक होते हैं उसकी लापरवाही के कारण जो भी हैं सर्विसमैन वो सोचते हैं, एक्स सर्विसमैन भी सोचते हैं कि चलो भाई ऐसा है कि FMA ही ले लो, इससे है कि हम प्राइवेट इलाज करा लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ज़रूरी है कि आप लोग अपना ECHS कार्ड ज़रूर बनवाएं। इसके बाद में हम बात करते हैं 8th CBC JCM साइड से मीटिंग PM से डायरेक्ट मीटिंग होने के चांस हैं।
ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं सचिव शिव गोपाल मिश्र ने भरोसा दिलवाया है कि आप लोगों को मैं सरकार से भी इन्होंने कहा है कि कम से कम 30% आप लोग पेमेंट में जो है वेतन में वृद्धि करिए 8th CPC के अंदर, और आप 8th CPC का जो गठन की प्रक्रिया उसको तेज़ करिए क्योंकि 2026 जो है वो आने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया करिए और कम से कम 26% का वेतन आप लोग बढ़ाइए। बात करते हैं यहाँ पर कार बाइक AC के लिए पूर्व आवेदन करना पड़ेगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जो भी इसके रूल थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं। आपको अगर घर के जो सामान हैं AC वगैरह है उसको ख़रीदने के लिए, कार खरीदने के लिए और बाइक खरीदने के लिए आपको पहले कैंटीन से CSD से इसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी चीज़ मिलेंगी। तो उसकी जो प्रोसेस है वो चेंज हो गई, तो आप लोग साइट पर जाके पढ़ सकते हैं। देखिए 21 न्यू पॉलीक्लिनिक खोले गए और 50 जो पुराने पॉलीक्लिनिक थे उनको A टाइप किया गया है। जो B टाइप के पॉलीक्लिनिक थे 50 उनको A टाइप किया गया है। कुछ C के थे पॉलीक्लिनिक उनको भी C से हटाकर B और A में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए जब टाइप चेंज होता है पॉलीक्लिनिक का तो उसमें सुविधाएं बढ़ जाती हैं, तो उसमें अच्छी सुविधाएं आएंगी तो ज़्यादा अच्छा इलाज होगा। तो ये तो एक अच्छा कदम है। नवंबर में होगा धमाका, स्पर्श ने शुरू किया फिर से कोरिएंडम PPO जारी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये जो अक्टूबर मंथ का उसमें थोड़ा सा कम PPO जनरेट हुए थे, लेकिन अभी नवंबर से शुरू से ही PPO जनरेट होने लग गए, तो उसमें डबल मिलेगा। डबल का मतलब है कि एक तो उनको जो 53% आपका DADR है उसका अरियर्स मिलने वाला है 4 मंथ्स का, एंड जो भी OROP 3 का पैसा बनेगा वो मिलेगा। तो इसलिए इनके यहाँ पर डबल पैसा मिल सकता है, डबल एरियर मिलेगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, जैसे ही आप लोग अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करोगे तो उसकी हम लोग देखते हैं कि स्वीकृति क्या है, मतलब पल्ली साइड से मैसेज कैसे आता है। तो उस तरीके से मैसेज आएगा, योर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हैज़ बीन अप्रूव्ड एज ऑन, जिस तारीख को आपने किया है 2 को 3 को 5 को 10 को नवंबर में, तो उस तरीके से आपने जैसे किया हो तो वहाँ पर आप लोग प्रोसीड कर, तारीख आती है कि आपने इस तारीख को किया है और आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन का आपने एप्लीकेशन डाला था वो अप्रूव्ड हो गया है। उसके बाद में आप लोग अपने स्पर्श में जाइए, लॉगिन करिए, देखिए कि आपका जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट ईयर में 2025 के लिए आ जाएगा। इसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग एंट्री लेवल पे का अरियर्स मिल रहा है। अब एंट्री लेवल पे का अरियर्स किन को मिल रहा है, किस किस को मिलता है, तो बेसिकली ये देखो एक सिपाही रैंक के लिए ज़्यादा मायने रखता है, जो कि 2006 तक 1/1/2006 तक जो मतलब अपनी जॉब में थे, सर्विस में थे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई 2001 में या 2002 में लगा है और 2006 तक वो अपनी एक ही उसी रैंक पर, जैसे सिपाही में भर्ती हुए तो सिपाही में ही थे आप। तो हुआ क्या था कि जो 6th CPC था इसका गठन हुआ था 2006 में, ठीक है। अभी इसको जो मतलब जो लागू किया गया, जो मतलब लागू कर दिया गया 6th CPC को 2006 में, लेकिन उसका डिक्लेरेशन जो हुआ था वो अक्टूबर 2008 में हुआ था। तो तभी से पैसा मिलना तो जारी हुआ, तो जो बीच वाला जो गैप था तो उसको भुगतान करने के लिए अरियर्स चालू किया गया। अब इसमें हुआ क्या था कि जो 6th CPC से पहले वाले जो सिपाही थे तो उनको तो जो फिक्सेशन पेमेंट हुआ था वो कम हुआ था, लेकिन 6th CPC में जो सिपाही थे उनको 6,460 रुपये का बेसिक मिला था, 6,460 रुपये का था। तो 6,460 का बराबर करने के लिए उसको ये जो अरियर्स है वो आ रहा है। अगर आपको नहीं मिला है 6,460 का बेसिक पे और आप 1/1/2006 तक सेना में थे, देखिए अगर आप लोग पहले रिटायर हो गए 1/1/2006 से तो फिर तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन 1/1/2006 तक भी आप अगर सेना में थे और आपको या फिर बाद में आप रिटायर हुए तो आपको अब भी इस समय भी मतलब 2024 में भी अरियर्स मिल सकता है, अगर आप लोग ग्रेवेंस अपडेट करेंगे और अपनी बात विभाग को भेजेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग CP ग्राम से भी डाल सकते हो ग्रेवेंस और इस पर से भी डाल सकते हो, तो या इस चीज़ का भी आप लोग लाभ ले सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।